हाय गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट बेटा। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्लास 11th हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आपके तारक काय और तारक केंद्र की। ठीक है, तारक काय और तारक केंद्र जो है सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ आप लोग जाइए क्योंकि इंग्लिश जो वो बहुत सिंपल पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। ठीक है, मुझे भी पहले शुरुआत में हिंदी सिंपल लगता था, लेकिन अब क्या है बेटा, इंग्लिश बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है। आई बात समझ में? क्योंकि जब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं फेमिलियर हुआ इंग्लिश के लिए, तो उससे मुझे बहुत मज़ा आया। आई बात समझ में? तो अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, तारक काय और तारक केंद्र कहाँ है, क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, सबसे पहले जो तारक काय और तारक केंद्र है ये जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। सबसे पहली बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन। अब यहाँ पर तारक काय और तारक केंद्र की बात क्या है, अगर रफली डायग्राम में बताऊं आप लोगों को, तो तारक काय और तारक केंद्र के अंदर बेटा सुनिएगा मेरी बात, इसके अंदर दो सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, इसके अंदर तो दो बेलनाकार बेटा रेडियल स्पोक्स होती है। ठीक है, बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। अब ये जो बेलनाकार संरचनाएं हैं, ठीक है, ये जो बेलनाकार संरचनाएं हैं ये क्या काम आती है, किस तरीके से काम आती है, सुनिएगा। ये दोनों बेलनाकार संरचनाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अब ये आपको परपेंडिकुलर भी नहीं आएगा समझ में। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा लंबवत, एक दूसरे के लंबवत स्थित होती है। अगर हम बात करें इस एक्सिस की, इस अक्ष की, तो ये इस अक्ष के ऊपर एक दूसरे के लंबवत बेटा स्थित होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर स्थित होती है। ठीक है, पैरेलल होता है समांतर और उसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। ठीक है, यानी जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो तिर्यक रेखा लंब का काम करती है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये लंबवत है, आई बात समझ में। अभी लंबवत है तो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो याद रखिएगा, इसमें दो सिलेंडर होते हैं, दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं और दोनों संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत रूप में स्थित है और आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये अब ये ईच इंडिविजुअल यानी कि ये जो अपने आप में अकेली जो ये है बेलनाकार संरचना है, इसे आप लोग तारक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारक केंद्र, तारक केंद्र। ठीक है, अब तारक केंद्र तो हमने पता लग गया कि भाई ये वाला हिस्सा हमारा तारक केंद्र है। ठीक है, मैंने डार्क कर दिया। लेकिन अब तारक काय कैसे बनता है, जब तारक केंद्र जो है अपने चारों तरफ पेरीसेंट्रल स्पेस बेटा एक द्रव भरा रहता है। पेरीसेंट्रल स्पेस में, पेरीसेंट्रल स्पेस मतलब एक रिक्त स्थान है जिसमें द्रव भरा हुआ रहता है और उस द्रव को आप लोग एकस्थलीय आभासी द्रव बोलते हो। ठीक है, जब वो यानी ये दोनों तारक केंद्र जो हैं ये जब आपस में जुड़कर आभासी द्रव से घिर जाते हैं तो पूरी संरचना जो है वो आप लोगों की क्या कहलाती है, तारक काय। ठीक है, क्या कहलाती है, तारक काय। आई बात समझ में? नॉर्मली किससे मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सूक्ष्म तंतु यही बेलनाकार संरचना है। आई बात समझ में? जो एक दूसरे से कितने डिग्री कोण के ऊपर जुड़ी हुई है, 90 डिग्री के कोण के ऊपर और लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि ये तारक काय और तारक केंद्र है, सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें दो सूक्ष्म तंतु आपस में लंबवत एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये किसका मुख्य भाग है, आधार कणिका का मुख्य भाग है। और इसका मेन काम क्या होता है, मेजर काम है कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय त्वक तंतुओं का निर्माण, स्पिंडल फाइबर का निर्माण। जब आप लोगों को मैं डिवीजन पढ़ाऊंगा तो डिवीजन के समय में आप लोगों को यानी कि कोशिका विभाजन के समय आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए किस तरीके से बनाता है। जब कोशिका विभाजित हो रही होती है, ठीक है, कोशिका विभाजित हो रही होती है, केंद्रक जो है, अब यह कोशिका है, जंतु कोशिका है, यहाँ केंद्रक है। हमें पता है कि जब विभाजन होता है तो केंद्रक में सबसे पहले केंद्रक झिल्ली टूटती है। अब जो झिल्ली टूट जाएगी तो गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, गुणसूत्र जो है कोशिका के मध्य में आकर एकत्रित हो गए इस तरीके से, और मध्य में आकर एकत्रित होकर वो एक प्लेट, ठीक है, एक तल पर आकर एकत्रित हो जाता है, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, मध्यवर्ती तल यानी कि मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब इस मध्यवर्ती तल के ऊपर आकर गुणसूत्र एकत्रित हो गए
लेकिन ठीक है एकत्रित होना ही नहीं होता, उसके आगे अब उनको होल्ड भी तो करके रखना है। आप लोग देखो जब मकान बनता है, दरवाजे की आप चौखट लगा रहे हो, ठीक है, अब कारीगर क्या करता है, दोनों तरफ से उसको होल्ड करके रखता है, बांध कर रखता है। सेम ऐसा हमें पता है गुणसूत्र जो है आपस में जुड़ गए, बाइवेलेंट हो गए। मैंने आपको लास्ट कल वीडियो में ही बताया था कि गुणसूत्र जो है वो बाइवेलेंट होता है, यानी जो सेंट्रोमियर है, जो आप लोगों का सेंट्रोमियर है, जो आपका केंद्र बिंदु है गुणसूत्र का, उस केंद्र बिंदु के ऊपर आकर दोनों गुणसूत्र जुड़ गए, ठीक है, और उनके चारों तरफ ये प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है। इस प्रोटीन के आवरण को आप लोग क्या बोलते हो, काइनेटोकोर। क्या बोलते हो आप लोग, काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर से क्या होगा, काइनेटोकोर से जो प्रोटीन के तंतु हैं, जिन्हें आप लोग तुर्क तंतु बोलते हो, प्रोटीन के तंतु आकर इन बेलनाकार सिलेंडर रूपी संरचनाओं से जुड़े रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन के जो तंतु हैं इन बेलनाकार सिलेंडर रूपी संरचनाओं से आकर जुड़ जाते हैं। और अगर हम इस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी संरचना को माइक्रोस्कोप में देखो, सूक्ष्मदर्शी में देखो, तो जो आप लोगों का ये पोल है, ये जो आप लोगों के सिरे हैं, सिरों पर बेटा तारे के नुमा, तारा देखते हो, स्टार देखते हो चमकता हुआ, स्टार के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यानी कि तारे नुमा आकृति दिखाई देती है। और इसीलिए जंतु कोशिकाओं के विभाजन को, नीट में आया हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा, जंतु कोशिकाओं के विभाजन को आप लोग क्या बोलते हो, एस्ट्रल डिवीजन बोलते हो, या एस्ट्रल विभाजन बोलते हो। क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रल विभाजन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रल विभाजन। जंतु कोशिकाओं के विभाजन को एस्ट्रल क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये जो तुर्क तंतु है, तुर्क तंतु जब सेंट्रियोल से, यानी कि जो आप लोगों के तारक काय और तारक केंद्र से जुड़ते हैं, तो तारक काय और तारक केंद्र से जुड़ने के समय ये क्या करते हैं, ये तारे के आकार में दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें एस्ट्रल डिवीजन बोला जाता है। क्लियर है। उसकी बात करते हैं हम लोग इसकी संरचना की। तो बेटा संरचना भी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा मेरी बात, संरचना में याद रखिएगा 9+0 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, यानी कि 9+0 विन्यास पाया जाता है संरचना में। अब भाई इसका क्या मतलब है 9+0, सर कहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे थे आप, मैथ में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो 9+0 का अरेंजमेंट क्या है बेटा, इसमें जो परिधि वाला हिस्सा है, परिधि वाला हिस्सा मतलब जो बाहर वाला हिस्सा है, जो परिधि वाला हिस्सा, जो बाहर वाला हिस्सा ये वाला, यहाँ पर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 अणुओं का समूह या 3 इकाइयों का समूह, ठीक है, यानी कि 3 इकाइयों का समूह होता है टोटल। देखो ये 3 का, ये पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है, क्लियर है। तो ये 9 ट्रिपलेट का समूह है, 3 इकाइयों का समूह है, जो केंद्र में, अच्छा फ्लैजिला और सीलिया के अंदर क्या होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, वो आप कल पढ़ाएंगे जब हम बात करेंगे तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9+0 का है। केंद्र में बेटा खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को या रिक्त स्थान को आप लोग वहां पर केंद्र में एक रिंग होती है, ठीक है, उस रिंग को आप लोग क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ये भी याद रखने का मेन पॉइंट है, उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हब बोलते हैं, ठीक है। और ये केंद्र जो है हब है, हब के जो चारों तरफ परिधि है, इस परिधि के अंदर बेटा 3 ट्रिपलेट का समूह है, 9 जो है वो ट्रिपलेट्स के समूह है। पहला ट्रिपलेट जो है 9 का, उसमें कितनी यूनिट होती है वो सुनिएगा। इस ट्रिपलेट में 3 इकाइयां होती है, ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी 3 मेजर इकाइयां। ए इकाई जो वो कंप्लीट है, पूरी इकाई है, ए जो वो कंप्लीट है, पूरी इकाई है, आई बात समझ में। जो 30 प्रोटोफिलामेंट्स, हालांकि 30 प्रोटोफिलामेंट की बनी हुई होती है, ठीक है, केवल आप इतना याद रखिएगा। और बी और सी जो है वो अधूरी इकाई है, जो 11 से 12 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी हुई होती है, ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। अब यहां जुड़ा हुआ कैसे होता है, यानी एक का ए दूसरे के सी से आपस में जुड़ा हुआ रहता है, देखो इस तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है, ए और सी के अंदर बीच में इस तरीके से जुड़ते हैं। और ये केंद्र से बेटा रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स होता है बेटा जो परिधानी ताड़ियां होती हैं, उन ताड़ियों से जुड़कर एक कार्ट व्हील मतलब रथ के पहिए की तरह आकृति बनाती है। आई बात समझ में, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, गॉट इट, रथ के पहिए नुमा आकृति बनाती है। आई बात समझ में। तो आकृति के अंदर इसकी संरचना में देखो तो क्या है, 9+0 का विन्यास है। 9 जो है ट्रिपलेट, 9 जो है 3 रिंग्स के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके पेरीफेरी में, परिधि में, और एक बीच में सेंटर में, यानी कि एक केंद्र के अंदर एक उपस्थित रहता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, हब, ठीक है। अभी हब और जो परिधि है आपस में रेडियल स्पोक यानी कि ताड़ियों के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, और इन ताड़ियों में 3 मुख्य उप इकाइयां होती है, ए, बी और सी। ए जो है कंप्लीट मैच्योर है, पूरी आकृति होती है, बी और सी जो है अधूरी होती है। ए में 13
प्रोटोफ्लामेंट होते हैं और बी और सी में कितने होते हैं 11 और 12 प्रोटोफ्लामेंट होते हैं। ठीक है, अब एक ए जो है वो सी से आपस में जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती है और पूरा का पूरी जो संरचना है वो रथ के पहिए के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, दोबारा रिपीट अगेन, जो तारक काय है, तारक काय और तारक केंद्र के अंदर बेटा आधार कणिकाएं होती है, दो आधार कणिकाएं जो किस फॉर्म में बेलनाकार आकृति के अंदर होती है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, जो कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर या लंबवत होती है और जो कितने डिग्री का कोण बनाती है बेटा 90 डिग्री का कोण बनाती है। आई बात समझ में, 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा, ये आपस में एक पेरिसेंट्रल स्पेस के दौरान घिरी रहती है जिसमें आभासी लिक्विड रहता है। और अगर हम इनकी संरचना देखें तो ये चमकते हुए तारे के नुमा आकृति में दिखाई देते हैं। काम क्या है, जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय तुर्क तंतुओं का निर्माण करना। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय किसका निर्माण करना, तुर्क तंतुओं का निर्माण करना। आई बात समझ में, इसीलिए जंतुओं की जो कोशिका का विभाजन है वो एक तारेनुमा आकृति का दिखाई देता है, इसीलिए उसे आप लोग एस्ट्रल सेल डिवीजन बोलते हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। संरचना देखिए तो 9+0 का अरेंजमेंट होता है, केंद्र में हब होती है, हब के चारों तरफ 3-3 के फॉर्म में 9 जो है वो तानियां होती हैं और जो आपस में जुड़ी रहती हैं। और अगर इसकी संरचना देखिए तो एक रथ के पहिए की संरचना के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है।